हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जब से बिहार सरकार ने घोषणा की है कि अब से बिहार में शिक्षक केवल वही लोग बन सकेंगे जो लोग बीपीएससी की परीक्षा पास कर लेंगे, तब से चारों तरफ सुपर टीटी को लेकर ही शोर मचा हुआ है। और आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आपके मन में उठ रहे ढेर सारे प्रश्नों पर, और इन पे जितने भी कन्फ्यूज़न उठ रहे हैं उन सारों का समाधान हम लोग करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। हमने देखा है और आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि चारों तरफ परीक्षा की तैयारी के नाम पर आपाधापी का माहौल हो गया है, और कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके नाम पर जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है उल्टा सीधा बता देते हैं और इससे कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न ही हम लोगों ने इस वीडियो में शामिल किया है। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको आता हो पहले ही बता देते हैं, आप उन प्रश्नों को स्किप करके आगे बढ़ा के देखिएगा, और अगर जिनके उत्तर नहीं आते हैं तो उनको तो आप ध्यान से देखेंगे ही। सर्वप्रथम हम लोग शुरू से ही चर्चा करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और इसके साथ ही अगर आप लोग सुपर टीटी की तैयारी करना चाहते हैं या नए हैं इस चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सही मार्गदर्शन केवल आपको इसी चैनल पर मिलेगा। आखिर सुपर टीटी क्या है और इसके बारे में हंगामा क्यों मचा हुआ है? सर्वप्रथम प्रश्न ये है। देखिए, बिहार में ही नहीं बल्कि इससे पहले पूरे देश में जहाँ शिक्षक बहाली होती थी, हर एक राज्य में आपको पता होगा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, यानी इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी है। तो पहले हर एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने नियमों के हिसाब से शिक्षकों की बहाली करती थी। किसी स्टेट में केवल सीटेट की जो परीक्षा होती थी, इसके बेसिस पे वहाँ शिक्षक बहाली हो जाती थी। कोई स्टेट अपना एग्ज़ाम लेकर बहाली करता था। इसी तरह से केंद्रीय स्तर की, यानी कि केंद्रीय विद्यालय वगैरह में जब भर्ती होती थी तो केंद्रीय विद्यालय अपना एक एग्ज़ाम लेता है। हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ भी, आप लोगों ने देखा होगा। बिहार एक ऐसा राज्य था जिसमें शिक्षक बहाली के नाम पर 2006 के बाद से लेकर अभी तक एक नया ही पद गढ़ दिया गया, जिस पद को नियोजित नाम दिया गया। नियोजित का मतलब था कि ये लोग, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ठेके के प्रणाली पर, जिस तरह से ठेके पर या दिहाड़ी पर मजदूरों को लाया जाता है काम करवाने के लिए, उसी तरह से शिक्षकों की भी भर्ती ठेके पर की जा रही थी, जिनको आप संविदा भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये काम था, यानी कि इनकी नौकरी परमानेंट नहीं थी, सरकार जब भी चाहती तो हटा सकती। वैसे ये बात अलग है कि बिहार में, या छोड़िए पूरे देश में हमारे, एक बार नौकरी मिल गई तो उसके बाद उसको हटा पाना कठिन होता है। तो ये प्रक्रिया थी, लेकिन जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है तब से हर एक राज्य सरकार ने, अगर आपने गौर किया होगा तो न केवल बिहार सरकार ने बल्कि आपके पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश, इसके अलावा झारखंड और अन्य भी राज्यों में जो शिक्षक बहाली का पुराना पैमाना है उसको चेंज करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसी क्रम में बिहार में भी लंबे समय से अभ्यर्थियों द्वारा भी और जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा भी ये डिमांड की गई थी कि ये शिक्षक बहाली का जो फॉर्मूला है जिसमें केवल डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ है, वो गलत तरीका है, क्योंकि इससे योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते हैं और इससे उनमें कितनी जानकारी है इसका भी पता नहीं चल पाता है। अंत में तंग आकर खास करके मेरिट नॉन मेरिट का भी एक उसमें मुद्दा था। हालांकि पूर्णतः यही मुद्दा नहीं है मेरिट नॉन मेरिट का, लेकिन ये भी एक मुद्दा था कि मेरिट नॉन मेरिट का स्टेट में 19 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद से जो झगड़ा हुआ, इन सब बिंदुओं को देखते हुए और अपनी चुनावी राजनीति में फ़ायदे को देखते हुए बिहार सरकार ने अंततः जो नई नियमावली जारी की है उसमें सुपर टेट, यानी कि एग्ज़ाम लेकर ही शिक्षकों की बहाली होगी। इस नियमावली में सुपर टेट नाम का कोई भी शब्द नहीं लिखा गया है, लेकिन एक शब्द स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि शिक्षक बनने के लिए आपको परीक्षा देनी ही पड़ेगी। इसी परीक्षा को सुपर टेट कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। इसी नाम से हम लोग बिहार में भी इसको सुपर टेट के नाम से ही जानते हैं। तो अब तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर शिक्षक बनना है तो परीक्षा देनी ही होगी, और ये परीक्षा बीपीएससी आयोजित करवाएगी, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, और ये एग्ज़ाम निकालने के बाद ही शिक्षक बन पाइएगा हम या आप। नेक्स्ट है सुपर टीटी की ज़रूरत क्यों है। इसको पहले बिंदु के साथ ही समझा दिए कि किस तरह से पुरानी शिक्षा नीति में क्या प्रावधान थे और क्यों नए तरह से जो डिमांड उठ रहे थे इनको देखते हुए और चुनावी राजनीति को देखते हुए सुपर टेट को बिहार सरकार ने लागू कर दिया। तीसरा नंबर के प्रश्न है कि सुपर टेट का आयोजन बिहार में कौन करवाएगा। स्पष्ट बात है, आज सुबह भी बताया है कि अब क्लियर हो गया हुआ है कि सुपर टेट का आयोजन बिहार में बीपीएससी ही करवाएगी, दूसरे किसी भी संस्था को यह आयोजन का जिम्मा नहीं दिया गया है। और मुझे ये अच्छा लगा कि कम से कम अन्य संस्थाओं से देखें तो बीपीएससी
ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि कई बार यद्यपि बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ है, लेकिन फिर भी जब अन्य संस्थाओं से तुलना करते हैं, खास करके अगर आप बिहार एसएससी से तुलना करेंगे तो 2014 में जो वैकेंसी आई वो 2022-23 में जाके कंप्लीट हुई, उस पे भी विवाद है कई बिंदुओं पर। तो आप देख सकते हैं कि कितना साल का समय लगा है। इस हिसाब से बीपीएससी ज़्यादा क्रेडिबल है। नेक्स्ट है कि इस परीक्षा में कौन लोग शामिल हो सकते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मूल जो उद्देश्य था यही समझाना था कि इस परीक्षा में कौन लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग को लगता है कि जैसे बीपीएससी का सामान्य सिविल सर्विसेज का फॉर्म निकलता है तो उसमें कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस शिक्षक भर्ती की परीक्षा में भी जो लोग इंटर किए हुए हैं केवल, या फिर जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं केवल, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कई शर्तें डाली गई है। पहला शर्त ये है कि आपको या तो इंटर किया हुआ होना चाहिए या फिर आपको ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है? आप या तो इंटर किए हुए हो या ग्रेजुएशन किए हुए हो। अगर आप केवल इंटर किए हुए हैं तो आप 1 to 5 के शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तब आप 1 to 8 के शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये तो पहली शर्त थी। इसके अलावा दूसरी शर्त ये है कि आपको बीएड या डीएलएड किया हुआ भी होना चाहिए। अगर आपने बीएड या डीएलएड नहीं किया हुआ है तब आप इस शिक्षक भर्ती की परीक्षा में शामिल भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको बीएड या फिर डीएलएड किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने बीएड किया है और इसके साथ-साथ स्टेट की परीक्षा भी पास की है, स्टेट की परीक्षा 2019 में हुई थी, तब आप क्लास 9, 10 और 11, 12 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केवल आपने बीएड और डीएलएड के साथ, बीएड या डीएलएड के साथ सीटेट की परीक्षा या फिर बीटेट की परीक्षा पास की है, तब आप क्लास 1 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये कुछ प्रारंभिक शर्तें थीं। इसके अलावा एक शर्त और है जो कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो उसको भी स्पष्ट कर लीजिए कि 1 to 5 में अप्लाई करने के लिए आपको सीटेट की परीक्षा में या फिर बीटेट की परीक्षा में पेपर 1 में पास होना बिल्कुल अनिवार्य है। इसी तरह से क्लास 6 to 8 में अप्लाई करने के लिए सीटेट की परीक्षा में या फिर बीटेट की परीक्षा में पेपर 2 में क्वालिफाई करना अनिवार्य है। ऊपर जितनी भी योग्यताएं आपको बताई गई हैं, जैसे प्रथम योग्यता की मैट्रिक या फिर ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, या इसके मैट्रिक या ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, इसके साथ बीएड या डीएलएड किया हुआ होना चाहिए, इसके साथ सीटेट या बीटेट पास होना चाहिए। हर एक बार मैंने इसके साथ शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ यह है कि ये सारी योग्यताएं एक साथ ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक अगर आपके पास है तब आप अप्लाई करने का सपना अगर संजो रहे हैं, तब ऐसा नहीं है, तब आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो इस बात को आप लोग अब तक स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है, एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि परीक्षा में बिहार के बाहर अन्य राज्य के लोग भी शामिल हो सकते हैं क्या? तो सर्वप्रथम तो इसका उत्तर है कि नहीं, अन्य राज्य के लोग बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस परीक्षा में नियमावली जो नई बनी है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया हुआ है कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप अन्य राज्यों के निवासी हैं तो आप इस एग्जाम में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की महिला जिनकी शादी दूसरे राज्य में हुई है वो अप्लाई कर सकती है कि नहीं? बिल्कुल कर सकती हैं। इस संबंध में उनके पिता चूँकि बिहार राज्य के ही निवासी हैं, उनके पिता के पास बिहार राज्य के सारे प्रमाण पत्र होंगे, जैसे कि बिहार राज्य का उनके पास राशन कार्ड होगा, बिहार राज्य का आधार कार्ड होगा, बिहार राज्य का वोटर आईडी होगा। इसके अलावा बिहार राज्य का मतदाता पहचान पत्र होगा, जिनके आधार पर वो साबित कर सकते हैं कि वो बिहार राज्य के ही रहने वाले हैं, ठीक है? इसलिए आप लोग यह बात समझ जाइए कि अगर बिहार की महिला है, अगर उनकी शादी दूसरे राज्य में हुई है तो भी वो अप्लाई कर सकती हैं, इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्य राज्य के लोग बिहार में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये भी आप लोग स्पष्ट रूप से यहीं पर समझ लें। दूसरी बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार कोई और संस्था नहीं, स्वयं बीपीएससी करवाएगी। हो सकता है अंतोगत्वा अभी इस पर नियमावली में स्पष्ट रूप से कुछ लिखा नहीं हुआ है, इसलिए इंतजार करना होगा, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि बीपीएससी ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगी। इसलिए सारी प्रक्रिया बहुत ही चाक चौबंद होने की
संभावना है। नेक्स्ट है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए सीटेट में पास होना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, परीक्षा में शामिल होने के लिए सीटेट में आपका पास होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप सीटेट की परीक्षा पास नहीं किए हुए हैं, तब आप इस एग्ज़ाम में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल एक ऑप्शन तब आपके पास बचेगा कि 2017 में बिहार में जो बीटेट हुआ था, वो परीक्षा अगर आपने क्वालिफ़ाई किया है, या इससे पहले जो बिहार में बीटेट हुआ था, शायद 2011 में हुआ था, वो अगर आपने क्वालिफ़ाई किया है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना इसके अलावा कोई भी दूसरा कंडीशन नहीं है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र कितना है? देखिए, न्यूनतम उम्र क्लास 1 से लेकर 8 तक 18 साल कर दिया गया है, और अधिकतम उम्र उसमें नियमावली में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन अधिकतम उम्र पर हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र, जनरल कैटेगरी में पुरुष के लिए 37 साल और जनरल कैटेगरी में महिला के लिए 40 साल है। इसी तरह से बीसी ईबीसी कैटेगरी के लिए भी उम्र सीमा है, 10-10 साल सबको छूट दी गई है। आप उस पर हमने विस्तार से एक वीडियो पहले ही बनाया है, उसको सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है परीक्षा कौन सी संस्था लेगी, ये हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं इस वीडियो में। परीक्षा बीपीएससी लेगी। और लास्ट है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। देखिए, इससे संबंधित दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि सीटेट में आपके कितने नंबर हो ताकि आप सुपर टीटी की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसको समझिए, सीटेट में आपका कैटेगरी वाइज है। जैसे कि अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, तब आपके पास सीटेट में कम से कम 75 नंबर है, तभी आप जो अभी सुपर टीटी की परीक्षा बिहार में बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली है उसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कि 75 नंबर आपको सीटेट में होना चाहिए अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं। दूसरी तरफ अगर आप किसी भी कैटेगरी की महिला हैं या फिर BC या EBC कैटेगरी के हैं, तब आपको 82 नंबर होना चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर EWS कैटेगरी से हैं, तब आपको 90 नंबर होना ही चाहिए सीटेट में, तभी आप इस परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी कंडीशन नहीं है कि जिसमें आप इस परीक्षा में अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात है कि परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, इस पे लोगों को कन्फ्यूजन है। आपको भी होगा, इसलिए होगा क्योंकि जो लोग बता रहे हैं वो लोग गलत तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। समझिए कैसे। कुछ लोग कह रहे हैं कि परीक्षा में पास होने के लिए केवल 30 नंबर चाहिए। अखबारों में भी आज छपा है कि परीक्षा में पास होने के लिए केवल 45 नंबर चाहिए, और उसी अखबार में नेक्स्ट लाइन में छपा है कि परीक्षा में पास होने के लिए 50% नंबर चाहिए। ये तीनों तीन बातें हो गई। अब समझाते हैं कैसे, ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आपको आ जाए। देखिए मेरे भाई, सीधा हम कोई नंबर लिख दें, जैसे कि 1 2 3 4, ये कोई नंबर लिख दें तो ये तो संख्या है। लेकिन जब हम प्रतिशत बोलते हैं तो वो अलग हो जाता है। समझाते हैं कैसे। अगर आपको कहा जा रहा है, मान लीजिए कि 100 अंकों की परीक्षा हुई, ठीक है, और आपको कहा गया कि 100 अंकों की परीक्षा में आपको पास होने के लिए किसी ने आपको बोल दिया कि केवल 30 नंबर चाहिए, ठीक है। तो 100 नंबर की परीक्षा में पास होने के लिए केवल 30 नंबर चाहिए। इसका मतलब कि आपको 100 में अगर आपने 30 नंबर ले आया तो आप पास हो गए। इसी तरह से अगर यहाँ पर ये बात भी अगर बोल दी जाए कि 100 नंबर की परीक्षा में पास होने के लिए 30% चाहिए, तो 100 में 30% का मतलब भी 30 नंबर ही होता है। तो 100 के मामले, अगर 100 अंकों की परीक्षा होती है तब तो ये बात सही है कि आपको केवल 30 पर ही पास हो जाइएगा, चाहे वो 30 अंक बोले तब, 30% बोले तब। लेकिन अगर यही परीक्षा 150 अंकों की हो जाए तब अंतर हो जाएगा। बताते हैं कैसे। मान लीजिए कि यही परीक्षा 150 अंकों की हो, और अब अगर आपको कोई कह दे कि 50% अंक पर पास, ठीक है। जो भी उदाहरण दे रहे हैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से दे रहे हैं, समझाने के लिए दे रहे हैं। बाकी अदर कैटेगरी का आरक्षण का लाभ तो आप लोग को मिलेगा ही, इसलिए अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस समझाने के लिए जनरल कैटेगरी का उदाहरण ले रहे हैं। इसलिए कोई आदमी घबराइएगा नहीं कि 50% नंबर हमको चाहिए, समझाने के लिए केवल जनरल कैटेगरी का उदाहरण लिए। तो अगर आपको बोल दिया गया कि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए पास होने के लिए 150 अंकों की परीक्षा हुई है, तो इसमें 50% अंक चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि आपको 50% निकालना होगा 150 का, तो कितना होगा 50/150 और गुना 100 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जब आप निकालिएगा तो आपको निकल कर आपका अंक आ जाएगा, कितना अंक पर आप पास कर जा रहे हैं ये परीक्षा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर लिखने में गलती हो गई है, बोलते समय लिखना भी पड़ रहा है, इसलिए गलती हुई। दोबारा से हम लोग लिखते हैं। आपको हम लोगों ने बोला कि 150 अंक है, ठीक है, और 50% अंक चाहिए, ठीक।
तो 50% अंक का मतलब है 150 में 50/100 गुना 150। इसको जब निकाल कर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको देखने में मिलेगा कि आपको 75 नंबर चाहिए। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 50% नंबर का मतलब 150 में 50 नंबर नहीं बल्कि 150 में 75 अंक हो जाता है। तो इस हिसाब से फिर परिभाषा बदल जाती है। तो कितने नंबर पे पास होगा इस एग्ज़ाम में, ये तो तभी पता चल पाएगा जब आपका पूर्णतः सिलेबस आ जाए, ये पता चल जाए कि ये एग्ज़ाम कितने नंबर का होने वाला है, ताकि और इस एग्ज़ाम में कितने प्रतिशत अंकों पर पास रखा गया है, उसके हिसाब से ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर 100 अंकों की परीक्षा होती है और इसमें 50 पासिंग मार्क्स जो होता है फीमेल कैटेगरी के लिए 40% रख दिया जाता है। इसका क्या मतलब होगा कि पासिंग परसेंटेज अगर 40% रख दिया गया 100 अंकों की परीक्षा में, इसका मतलब जब प्रतिशत निकालिएगा तो यहाँ पर केवल 40 अंकों पर पास हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि निर्भर किस चीज़ पे कर रहा है कि आपकी परीक्षा टोटल कितने अंकों की हो रही है, इस पर निर्भर कर रहा है। और दूसरा कि पासिंग परसेंटेज कितना रखा गया है, 40% रखा गया है या फिर 50% रखा गया है या 38% रखा गया है या 33% रखा गया है। ठीक है, इसीलिए अगर अभी कोई आप लोग को बोल दे कि 30 नंबर पर पास है केवल या 50 नंबर पर पास है केवल, तो यह केवल एक भ्रमात्मक बात है। केवल 30 नंबर या 50 नंबर पर पास अभी के हिसाब से कहना उचित नहीं है। ये तो तभी तय हो पाएगा जब अंततः सिलेबस आ जाएगा, परीक्षा कितने अंकों की होगी ये पता चल जाएगा और किस कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स कितना रखा गया है, कितना परसेंट रखा गया है, ये पता चल जाएगा। तो उस समय तक का हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। सुबह में बोले हैं, जो लोग नहीं देख पाए हों दोबारा उन लोग को बोल रहे हैं कि शायद 10 दिन या फिर अगले महीने के 10 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ जाए हम लोग को सिलेबस के लिए। लेकिन इतने समय में कम से कम सिलेबस पर तो क्लेरिफिकेशन आ ही जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को तैयारी करने का समय भी मिले और क्या किस चीज़ की तैयारी उनको करना है, ये भी बात पता चल पाए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।